लास्ट लेसन का अगला पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक जो हमारी स्टोरी पहुंची तो इस तरह से है कि ये जब स्कूल बहुत तेज़ी से पहुंचा क्योंकि इसने रास्ते में प्रूशियन आर्मी देखी थी ड्रिलिंग। उसके बाद इसने बुलेटिन बोर्ड पर बाहर कुछ उसके साथ खड़े हुए कुछ लोग देखे थे जहाँ से हमेशा बुरी न्यूज़ आती थी। फिर ये दौड़ता हुआ जब स्कूल पहुँचा, ब्रेथलेस था, तो वहाँ पर इसने देखा कि कुछ मतलब और ही अंदाज के कपड़े पहने हुए हैं, ख़ास किस्म के कपड़े इसके टीचर ने पहने हुए हैं, एम हेमल ने, जो उसका टीचर है। और दूसरी बात यह है कि इसकी क्लास में कुछ बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे क्लास में। तो जब ये अभी सोच ही रहा था उनके बारे में, तो इसके टीचर ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही बड़े बड़े नरम अंदाज में इसके टीचर ने बोला कि ये आज इनका आखिरी लेसन होगा जो आज वो उनको देने जा रहा है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में, और ये एल्सेस का रहने वाला है। और ये तो इसके लिए एक थंडर क्लैप थी, एक गरज थी, एक तमाचा था, सीधा एक ज़ोरदार गरज, थंडर क्लैप थी ये इसके लिए। तो कहता है अब उसको याद पड़ रहा है कि किस तरह से इसने दिन ज़ाया किए थे। वो कभी बर्ड्स एग्स की सर्च में जाता था या स्लाइडिंग ऑन द सॉर जाता था, स्लाइड करते हुए सॉर में जाता था एक उस दरिया में। और किस तरह से इसने अपनी किताबों को न्यूसेंस समझा था और उनको उठाना मुश्किल हो रहा था इसको। फिर उसकी याद आ रही है उस किताबों में से क्रैमर की, हिस्ट्री की, साइंस की, खास करके ओल्ड फ्रेंड्स जो इसके जिनको ये छोड़ नहीं वाला, मतलब उनको अब ये छोड़ नहीं पा रहा था। और फिर इसको अपने टीचर की भी याद आ रही थी, एम हेमल की, कि वो भी चला जाएगा, हमेशा के लिए जाएगा, तो वो उसको देखेगा भी नहीं। और अब उसको वो भूल रहा था, उसका रूलर भी और उसके क्रैंकी अंदाज का को भी, कितना वो क्रैंकी था वो भी उसको भूल रहा था। फिर अभी ये उसके बारे में सोच ही रहा था कि ये वो उसने इस तरह से फाइन क्लोथ्स, फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने थे। तो इसको ये भी समझ में आ ही रहा था कि विलेज लोग क्यों आए हैं पीछे बैठे हुए हैं, कि किस तरह से वो अब अपने थैंकफुलनेस देना चाहते थे, किस तरह से अपने इस टीचर को, अपने ओल्ड मास्टर को, जिसने 40 साल की फेथफुल सर्विस की थी, किस तरह से उन 40 साल की सर्विस के लिए उसको वो थैंक करना चाहते थे, और किस तरह से वो अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, यही बूढ़े लोग, और जो कंट्री इनकी अब नहीं थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब यहाँ से हमने आगे पढ़ना है। तो कहता है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। तो कहता है जब अभी मैं सोच ही रहा था इस तमाम के बारे में, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इस तमाम के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरे नाम को कॉल किया गया, मुझे नाम से आवाज़ लगाई गई। क्लास में इसके टीचर ने इसको आवाज़ दे दी। अभी ये सोच ही रहा था इन तमाम चीज़ों के बारे में, किस तरह से क्या हो रहा था, किस तरह से लोग भी पीछे बैठे हुए थे, किस तरह से टीचर इनका खास कपड़ों में था। ये सब सोच ही रहा था कि किस तरह से यह प्रूशियन आर्मी ने जो है इनके स्कूल को बदल ही, मतलब इनके स्कूल की जो मीडियम ऑफ टीचिंग है उसको बदल ही दिया था, फ्रेंच के बजाय अब जर्मन होगी। किस तरह से सारे दुखी थे इस बात पर। तो अभी ये सोच ही रहा था, इन सोचों में ही डूबा हुआ था, तो अचानक से इसके टीचर ने इसको आवाज़ लगाई। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। कहता अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, इसके लेसन पढ़ने की, जो सबक इसको दिया गया था उसको सुनाने की का टाइम आ गया था, ये उसकी टर्न थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्या कहता है, what would I not have given to be able to say, कहता क्या मैंने देता कि मैं इस काबिल बनता कि मैं कहूँ, कि क्या मैं नहीं देता कि मैं इस काबिल बनता कि मैं कहूँ। यानी कि मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार था कि मैं इस काबिल बनूँ कि मैं कहूँ दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, उस
ड्रेडफुल रूल के बारे में कहूँ, जो पार्टिसिपल्स के बारे में था, और ऑल थ्रू यानी कि फर्स्ट टू लास्ट, स्टार्ट से एंड तक पार्टिसिपल्स के बारे में जो रूल है फ्रेंच लैंग्वेज में, जो पार्टिसिपल्स के बारे में रूल है, उस ड्रेडफुल रूल को, उस डरावने रूल को मैं कहूँ इसके काबिल बन जाऊं, इसके लिए मैं क्या नहीं करता, क्या नहीं मैं देता, मतलब हर तरीके से मैं कुछ भी करता, मैं अगर इसके काबिल बनता, इस ड्रेडफुल रूल को समझाने, उसके बारे में बोलने के लिए, पहले से लास्ट तक इस पार्टिसिपल के रूल के बारे में बोलने के लिए, तो मैं क्या कुछ नहीं देता। तो मतलब मुश्किल रूल था ये पार्टिसिपल्स को समझने के लिए, रूल जो था बहुत ही मुश्किल रूल था। मैंने इंग्लिश के पार्टिसिपल्स के बारे में कहा था आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वगैरह। हमारे इंग्लिश में पार्टिसिपल्स का रूल जो है वो, तो ऐसा वर्ब या ऐसा वर्ड जो बतौर वर्ब के और बतौर एडजेक्टिव के दोनों सेंसेस में यूज़ होता है तो पार्टिसिपल कहलाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस की सेंस देता है और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट टेंस की सेंस देता है। तो ये हमारे इंग्लिश में तो उतना ज़्यादा ड्रेडफुल रूल नहीं, उतना टफ रूल नहीं है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में किस तरह से ये टफ था, या उस बच्चे को कैसे टफ लगा, तो वो तो हम खैर जान भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम फ्रेंच जानते भी नहीं हैं। तो बाय द वे हमारा यहाँ कहने का मतलब था, ये मुश्किल रूल समझने के लिए और इसको फर्स्ट से लेके ऑल थ्रू, फर्स्ट से लेके एंड तक कैसे ही बताता, कहने के लिए क्या कुछ नहीं करता ये। तो कहता है मैं व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं क्या नहीं देता कि मैं इस कहने के काबिल बन जाऊं। तो मतलब ये है कि इस वक्त मजबूरी हो रही थी इसको कि मुझे नहीं आता है और मुझे सुनाना है, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही लाउड आवाज़ में, बहुत ही ऊंची आवाज़ में, क्लियर और साफ साफ आवाज़ में, ऑल थ्रू नहीं, पूरा फर्स्ट टू एंड, और साफ साफ और ऊंची आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर एक गलती के। क्योंकि तो कहता है शुरू पूरे सेंटेंस का सेंस इस तरह से बनती कि क्या मैं नहीं देता कि मैं काबिल बन जाऊं ये कहने के लिए, इस ड्रेडफुल रूल, इस डरावने रूल को कहने के लिए, पार्टिसिपल्स का रूल के लिए कहने के लिए, पूरा थ्रू और ऊंची आवाज़ में, बिल्कुल साफ बोली में, बिल्कुल साफ साफ, यानी कि कंसेप्ट क्लियर करते हुए, और बगैर गलती के मैं क्या नहीं करता। मतलब टीचर ने पूछा तो इसको तड़ आना चाहिए था, इसके लिए ये क्या नहीं करता। लेकिन बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, मैं मेरी खिचड़ी बन गई ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। मिक्सड अप होता है, ये तो पता है आपको खिचड़ी बन जाना, लेकिन मिक्सड अप का, टू गेट मिक्सड अप होता है जब इंसान कंफ्यूज्ड हो जाए। जब इंसान कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना, मतलब ये रूल, अब रूल में एक पैटर्न है, कोई भी रूल हो ऊपर से नीचे, रूल जो है एक पैटर्न के तहत आ रहा है। अब जब ऊपर का नीचे करेगा आदमी, इधर का उधर करेगा, पहले का एंड में, एंड का पहले में, तो मिक्सअप हो जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगी। तो इस तरह से ये जो कन्फ्यूजन बनती है, इसको कहा जाता है टू गेट मिक्सड अप। तो यही कहा इसने, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, तो मैं मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूज हो गया पहले वर्ड्स पर, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। बस जब बहरहाल ये खड़ा था क्लास में, तो वो क्या करता, बोलना बंद हो गया इसका, मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्या जवाब दे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ते हुए वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़कता हुआ, यानी कि दिल की धड़कन तेज हो गई। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं लुक अप करूं, ऊपर देखूं, उस टीचर को सामने देखूं, या नीचे इसकी आवाज, ये नजरें झुकी हुई थी, और दिल की धड़कन तेज हो गई है कि हिम्मत नहीं आ रही कि मैं कैसे टीचर का सामना करूं। बहरहाल क्योंकि आ नहीं रहा है, तो अब इस तरह की कंडीशन तो होनी ही है इसको कि क्या जवाब दे अपने टीचर को। और वो इस स्टेज पे कि अब इसको एहसास हो रहा है कि कितना ज़रूरी था अपने लेसन्स को लर्न करना, उनको समझना, और अपनी लैंग्वेज के बारे में जान जाना। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। आई हर्ड एम हेमल से टू में, क्या था, मैंने सुना एम हेमल मुझे कहते हुए, एम हेमल से ने इसको कहा, मतलब ये सुना इसने,
आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड, स्कोल्ड का वर्ड पहले भी आया, शुरू में ही आया था। तो ट्रेड ऑफ स्कोल्डिंग जो हमने शुरू में पढ़ा था, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें स्कोल्ड कर नहीं करूंगा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू मतलब आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। अब यहाँ नाम आ गया इसका, इसका नाम कहानी में इसका नाम है लिटिल फ्रेंड्स। ये मैंने छोटे बच्चे के नाम से कहानी लिखी है इसने। एक्चुअली ये लिखने वाला तो पता है आपको, अल्फोंस डोडे। तो कहता है मैं तुम्हें लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, यानी फटकारूंगा नहीं, लान तान नहीं करूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बुरा महसूस होना चाहिए। बहुत इनफ, इनफ मतलब काफ़ी बुरा होना चाहिए तुम्हें महसूस, खुद ही बुरा होना महसूस होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे है ये, देखो कैसे, यानी तुम्हारी हालत क्या है, तुम किस हाल में पहुंचे। हाउ इट इज़, कि ये क्या है, जब आता नहीं है तुम्हें जवाब देना, रूल के बारे में तुम बोल नहीं पाते हो। एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्व्स, कहता हर दिन हमने अपने आप को कहा था। अब ये सब की बात बोल रहा है, जनरलाइज कर रहा है इसको। और ये बात को मतलब जब हम इस तरह से कहते हैं कि इफेक्टिव तो बनाना है, लेकिन बात को एक पर्टिकुलर इंसान पर इल्ज़ाम नहीं लगाना हो, तो फिर इस तरह की मतलब बात की जाती है। एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर दिन हमने अपने आप से कहा। आवर सेल्व्स ये इस तरह से भी कह सकता था इसको कि एवरी डे यू सेड टू यूर सेल्फ, एवरी डे यू सेड टू यूर सेल्फ, इसको समझाने की ये तुम्हारी ही गलती थी। लेकिन ऐसा नहीं, अब ये जनरलाइज कर रहा है इसको आवर सेल्व्स में डाल के, ताकि एक आदमी इसका मतलब इस जो इस वक्त सिचुएशन है उसका सीधा उसको पिन पॉइंट नहीं किया जाए, उस पर बात नहीं लाई जाए, क्योंकि जिम्मेदारी तो बहरहाल सबों की होती है। तो ये कहा इसने, एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हमने अपने आप को कहा था, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। वाह, अब जज्बात में वाह की आवाज़ बोलना, बाकी कुछ नहीं इसमें नाम। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास कसीर वक़्त है, कसीर वक़्त है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको सीखूंगा कल। अब वही बात है, ये खुद कह सकता था अपने आप से, एवरी डे आई सेड टू माई सेल्फ, एवरी डे आई सेड टू माई सेल्फ, हर रोज़ मैंने अपने आप से कहा। ये बोल सकता था इसको, यू सेड टू यूर सेल्फ मतलब तुम अपने आप को कह सकते हो हर रोज़ कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो काफ़ी टाइम है। आई लर्न टुमारो, मैं सीखूंगा तुम कल। तो मतलब हम खुद के टाल मटोल के लिए हम ऐसा करते हैं, हर कोई करता है ये। तो ये भी, ये लड़का भी करता होगा, ये कह सकता था, लेकिन इसने आवर सेल्व्स की सेंस में लिया इसको ताकि जनरलाइज हो। एंड नाउ, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, यानी सीधा सेंस में ये है कि एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, वेयर यू हैव कम अप टू, तो मतलब कहाँ पहुँचे हो, क्या हालत है तुम्हारी। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सैस, और कहता है ये ट्रबल है एल्सैस के लिए, यानी अब इसमें ऊपर से ही और सेलोज आया, सारे लोगों की गलती है। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सैस, ये एल्सैस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, यानी सारे लोग इस तरह से करते हैं एल्सैस में। वो भी क्या करते हैं, दे पुट अप टू टुमारो, यानी कि जो भी काम करना है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो पुट अप फॉर द नेक्स्ट डे। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो पुट ऑफ करती है लर्निंग टिल टुमारो, कल के लिए। यानी कि अब एक वो एक क्या बोलते हैं, कहावत भी है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। लेकिन इंसान करता रहता है, ये पुट ऑफ कर देता है टिल टुमारो। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो क्या करती है, एल्सैस क्या करती है, छोड़ देती है कल के लिए। यानी एल्सैस में ये आदत है बच्चों की, या सबके सीखने, सब सीखने वालों की, कि वो पुट ऑफ करते हैं, नहीं आज नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे, क्योंकि टाइम है हमारे पास। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कहता है अब
वो फेलोज, वो लोग, वो दोज फेलोज से मतलब है दोज आर्मी सोल्जर्स, वो आर्मी के सोल्जर्स जो जो वहाँ पर हैं, और देयर, अभी पहले पढ़ा हमने कि वो पीछे थे उधर शामिल के पीछे, तो वो नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनको अब हक बनता है कि वो तुम्हें ये कहें, क्या कहें ये, हाउ इज इट, कैसे है ये, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम तो प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, हाउ इज इट, ये एक तंज के लिए बोला जाता है जब किसी से बात करनी है, तो शुरू के लिए कि तुम तो कहते थे, तुम तो फ्रांसी आदमी हो, फ्रांस के लोग यानी फ्रांसी, तुम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो फ्रांस के साथ, तुम्हारी कंट्री फ्रांस है, हाउ इज इट, तो कैसे है ये, एंड यट, यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर, ये नाइदर होना चाहिए, आइदर नहीं, NEI, एंड येट, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो तुम्हारी अपनी बोली, तो हाउ इज इट, कैसे है ये, प्रिटेंड तो करते हो तुम, बहाना तो बनाते हो, अपने आप को तो मानते हो तुम फ्रेंचमैन, लेकिन कैसे है कि तुम ना बोल सकते हो अपनी बोली को और ना ही लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने सीखी नहीं है, तो ये मतलब ये है कि वो जो फेलोज हैं वो तुम्हारे उधर, वो जो तुम्हारे दुश्मन ही है एक्चुअली, वो फ्रेंच जो प्रूशियन आर्मी है, उन्होंने तो उनको कंकर किया, इन पर कब्जा कर लिया है, तो कहता है ये अब उसी तंजिया अंदाज में बोल रहा है इनका टीचर, इनके तो वो तो बोलेंगे, पूछेंगे इनको हाउ इज इट, यानी उनको तो हक बनता है ये कहने का, हाउ इज इट, कहते फ्रेंचमैन होने के तो तुम प्रिटेंड करते हो, लेकिन फिर बोल भी नहीं पाते हो और लिख भी नहीं पाते हो इस बोली को, बट यू आर नॉट वर्स पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम वर्स नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे से फ्रेंड्स, तुम वर्स्ट नहीं हो, वर्स्ट यानी कि बैड, वर्स और वर्स्ट, ये तीसरी फॉर्म है एडजेक्टिव्स में, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एक्चुअली ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, दो किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक क्लासिफिकेटरी एडजेक्टिव्स, एक होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो उनकी फॉर्में तीन आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है, ये एडवर्ब्स में भी कुछ एडवर्ब्स में भी आती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म्स, और एडजेक्टिव्स में भी आती हैं, और ये उन्हीं की आती है जो ग्रेडेबल होते हैं, बाकी सारे एडजेक्टिव्स में या बाकी सारे एडवर्ब्स में नहीं आती, तो ये वर्स्ट जो है एडजेक्टिव के तौर पर है सुपरलेटिव फॉर्म है, बैड, वर्स और वर्स्ट, बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम वर्स्ट नहीं हो, बहुत ही बुरे नहीं हो, सबसे बुरे नहीं, बुरे तरीन नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, कहता है हम सब को एक ग्रेट डील है कि हम अपने आप को रिप्रोच करें, यानी कि हमारे सब के लिए है कि बहुत ज़्यादा है कि हम एक दूसरे कि हम अपने आप को इल्ज़ाम तराशी करें, रिप्रोच करें, रिप्रोच होता है अगर इल्ज़ाम किसी को देना है तो वो रिप्रोच कहलाता है, रिप्रोच अवरसेल्व्स मतलब अपने आप को इल्ज़ाम, तो अगर हम किसी को लान तान करना है, किसी को मलामत करनी है, किसी को बुरा भला कहना है, कुछ पर इल्ज़ाम देना है, तो वो अवरसेल्व्स हैं, हमें सब के लिए एक ग्रेट डील है, हमें खुद को रिप्रोच करने के लिए, हमें खुद को इल्ज़ाम तराशी करने के लिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, ये खुद के लिए मतलब इसके पेरेंट्स भी आते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालदेन, तुम्हारे माँ बाप उतने एंशियस नहीं थे, उतने ज़्यादा बेताब नहीं थे, एंशियस नहीं थे कि वो तुम्हें लर्न कराएं, तुम्हें पढ़ाएं, तुम्हें सीखने के मतलब जोर लगाएं, वो उतने एंशियस नहीं थे, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें लर्न करवाएं, उसके लिए वो इतने एंशियस नहीं थे, एंशियस मतलब बेताब, मतलब जिसमें एक तड़प हो, एक एहसास हो कि आदमी कुछ करना चाहे, मतलब एक किस्म की बेचैनी, एक किस्म की तड़प,
a desire, a keen sense of doing something. So they prefer to put you to work on a farm or at the mills. उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने इस बात को तरजीह कि वो टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स, कि वो तुम्हें डाल दें एक फार्म पर, मिल्स पर. टू पुट समवन टू वर्क, टू पुट समवन टू वर्क होता है किसी को काम पर लगा देना. तो दे प्रेफर्ड, उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने तरजीह दी कि वो तुम्हें काम पर लगा दें एक फार्म पर यानी एक खेत पर, और एट द मिल्स या फिर किसी कारखाने पर. मिल किसी कारखाने के लिए कहा है, किसी कारखाने पर या किसी फार्म पर तुम्हें काम पर लगा दें. उन्होंने प्रेफर किया किसके लिए, आगे लिखता है सो एज टू हैव, के इस तरह के वो, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा. और ये लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, खास करके गांव में तो ये ज़्यादा होता है कि बच्चों को भी काम पे लगाया जाता है ज़मींदारी के काम करने के लिए या किसी और काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या घर में जो चीज़ें हैं उनको कमाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है. तो इस तरह से यहाँ इन्होंने भी, इसके पेरेंट्स ने भी किया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि वो थोड़ा सा और पैसा कमाए. एंड आई, और मैं, और ये अब अपने आप को भी इल्ज़ाम दे रहा है. एंड आई, और मैं, यानी अपने आप पर सवाल कर रहा है, इसीलिए इसके आगे सवालिया निशान है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन. तो एंड आई, और मैं, यानी और मैं क्या करता था, सवालिया अंदाज में. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, क्या मैं भी, मुझे भी इल्ज़ाम आता, मुझ पर भी ब्लेम आता, रिप्रोच पीछे आया था वर्ड. आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी ब्लेम पे हूँ. आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी इल्ज़ाम आता है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने नहीं भेजा तुम्हें टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैं मेरे फूल को पानी दिया जाए, क्या मैंने नहीं भेजा. यानी इस ये लड़के से काम कराता था, इससे भी काम कराता था कि जाओ फूलों को पानी दे दो. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय कि तुम अपना लेसन पढ़ो, क्या मैंने नहीं कहा था, भेजा था तुम्हें वाटरिंग ऑफ फ्लावर्स के लिए, फूलों को पानी देने के लिए, क्या मैं नहीं भेजता था तुम्हें. क्या मतलब बजाय पढ़ के तुम्हें पढ़ाऊँ, तुम लर्निंग के बजाय तुम्हें, क्या मैंने नहीं भेजा वाटरिंग ऑफ फ्लावर्स के लिए. अब ये वही सवाल है कि क्या मैं भी ब्लेम के लिए के लायक हूँ. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कि जब मैं जाना चाहता था फिशिंग, यानी कि टू गो फिशिंग मतलब है मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना, शुगलन की बात है, एज अ स्पोर्ट. तो व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं चाहता था कि मैं फिशिंग जाऊं, यानी शुगलिया स्पोर्ट पे जाऊं फिशिंग के लिए. डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या फिर मैंने तुम्हें बस एक हॉलीडे नहीं दी, क्या मैंने तुम्हें बस छुट्टी दी, बच्चों को छुट्टी दे देना और खुद जाना फिशिंग के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए खुद चले जाना, यानी खुद मस्ती करने के लिए जाना, स्पोर्ट के तौर पर, फिशिंग के तौर पर चले जाना, और बच्चों को हॉलीडे दे देना, बच्चों को छुट्टी कर देना और खुद मस्ती करना. क्या मैंने ऐसा नहीं किया, ये खुद से इसको सवाल आ रहा है, क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ फिर. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और कहता है फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक एम हेमल बोलता गया. वेंट ऑन टू टॉक यानी बोलता गया, वेंट ऑन टू टॉक यानी वो चलता रहा बोलने में, बोलता गया ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसी ज़बान के बारे में. अब फ्रांसी लैंग्वेज की बहुत तड़प आ रही है इनको. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि वो बहुत ही खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज थी पूरी दुनिया में. क्योंकि अब एहसास हो रहा है इनको अपनी ज़बान का, तो इसलिए बोल रही सबसे खूबसूरत लैंग्वेज थी पूरी दुनिया में. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल साफ साफ, सबसे ज़्यादा साफ साफ, यानी ऐसी बोली है कि जो बिल्कुल साफ साफ है, जो लफ्ज़ों की अदायगी में बहुत साफ साफ है, कॉन्सेप्ट्स की बात करने के लिए साफ साफ है. द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है ये. लॉजिकल बेसिकली होता है कि जिसमें, मतलब हम कहेंगे कि जिसमें रीज़न होता है, जिसमें बात आती है
रीजनेबिलिटी की, जिसमें बात आती है कि इंसान जो समझ है, समझ में एक कोहरेंस हो, एक समझ में एक मतलब इस तरह से हो कि चीज़ों का जोड़ बन जाए। लॉजिक के हिसाब से इंसान जब समझना शुरू करे रीज़न से, तो बात समझ में आ जाए, तो ऐसी कंसेप्ट को कहा जाता है लॉजिकल। तो खास करके आपका तो बच्चों का तजर्बा होता है कि मैथमेटिक्स में अगर आप लॉजिकल नहीं रहते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लॉजिक पे मैथ चलता है, यानी कि जो रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए जो बेसिक रूल्स हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, रीज़न बेस्ड होते हैं। अगर उन मैथमेटिक्स के रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हो तो आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हो। तो लॉजिकल बेसिकली जिस ऐसे उस सोच को कहा जाता है जिसमें रीज़न हो, जिसमें सेंस हो, मतलब marked by an orderly, logical and aesthetically consistent relation of parts। ये एक मीनिंग है जो डिक्शनरी में आता है। capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner, a lucid thinker। she was more coherent than she had been just after the accident। ये coherent होना और lucid thinking होना, capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner, यानी लॉजिकल का मतलब है जब आप इस कैपेबल हो कि आप एक्सप्रेस करो अपने आप से बिल्कुल साफ और कंसिस्टेंट अंदाज में, यानी कि जोड़ के हिसाब से। तो लॉजिकली बेसिकली वही है जनरल कंसेप्ट मैंने कहा, जिसमें रीजनेबिलिटी हो, जिसमें रीजन के तहत आप बात करते हो, तो उसको कहते हैं लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसको गार्ड करना चाहिए। दैट वी मस्ट गार्ड इट से मतलब है द फ्रेंच लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसको गार्ड करना चाहिए, जब हमें इसकी रखवाली करनी चाहिए। अमंग अस, अपने दरमियान, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। अब अपनी ज़बान की याद आ रही है इसको, इसीलिए बोल रहा सबको ये कि हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। बिकॉज वन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव होता है किसी को गुलाम बनाया, टू मेक समबडी स्लेव, उसको कहते हैं इंस्लेव। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को इंस्लेव किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक वो जब उस लैंग्वेज के साथ उसको साथ होल्ड फास्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक वो उसके साथ होल्ड फास्ट करते हैं, यानी अपनी बोली के साथ चिपक जाते हैं। होल्ड फास्ट होता है पकड़ के रहना, तो जब तक वो अपनी बोली के साथ चिपक जाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये इस तरह से है, इट इज़ एज इफ, ये इस तरह से है दैट दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास चाबी है उनकी कैद की। ऊपर इंस्लेव्ड का वर्ड है, इंस्लेव्ड का मतलब गुलाम बन गए, गुलाम का मतलब वो कैदी हो गए। तो अगर जब तक वो अपनी ज़बान को पकड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब है वो जो गुलामी का प्रिजन है, जेल है, तो उस गुलामी की कैद की, उस जेल की चाबी जैसे कि उनके पास है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट करते हैं, जब तक वो उसको पकड़े हुए हैं। मतलब अपनी ज़बान नहीं छोड़ना है, तो यही ज़बान इनको आज़ाद भी करा सकती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर उसने ग्रामर खोला, अब ग्रामर की बारी आ रही है, एंड रेड अस आवर लेसन, और फिर अपना हमारा लेसन रीड किया, हमारे सबक को पढ़ा, इसने हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और क्या था, मैं तो हैरान था कि कितना अच्छी तरह से मैं इसको समझा। पीछे हम पढ़ रहे थे कि इसको मुश्किल आ रही थी पार्टिसिपल को समझने के लिए, अब वही बात आ रही है यहाँ। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, किस तरह से मैं हैरान था कि मैं कितना अच्छी तरह से इसको समझ रहा था। और यहाँ बात आ रही है कि यहाँ इसको दिल लग रहा है, ध्यान आ रहा है, इसलिए समझ में भी आ रहा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, तो जो भी कुछ उसने कहा इतना आसान महसूस हुआ, इतना आसान लगा, क्योंकि इस वक्त ध्यान था ना, ध्यान से पढ़ रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और क्या था, मैं ये भी सोचता हूँ दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुना था। वो तो सुना ही नहीं था, क्योंकि
वही मतलब पुट ऑफ टिल टुमारो, नहीं आज का काम कल छोड़ने पर होता है इंसान, इसलिए ढीला रहता है। तो आज तक इसने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी कि उसने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था हर चीज़ को विद सो मच पेशेंस, इतने सब्र के साथ, इतने सब्र के साथ उसने कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था, ये भी बात थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed almost, ये लगता था लगभग, almost का मतलब होता है लगभग, almost as if the poor man wanted to give us, कि ये poor man, ये बेचारा आदमी यानी कि मिस्टर हैमल, wanted to give us all he knew before going away, कि वो देना चाहता था हमारा हमको सब कुछ, सब वो कुछ जो वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, इससे पहले कि वो चला जाता है, यानी जाने से पहले वो सब कुछ देना चाहता था। टीचर इस पोजीशन में था कि वो चाहता था कि मैं सारा पढ़ा दूं आज ही, और जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमागों में डाल दे, इनटू आवर हेड से मतलब है इनटू आवर ब्रेन्स, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, के और हम डाले हमारे हेड्स में, हमारे दिमागों में, एट वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में, एक झटके में, एक झटके में, एट वन स्ट्रोक मतलब एट वंस, तो एक झटके में डाल दे हमारे दिमागों में। बेचारा टीचर हमारा चाहता था वो सब कुछ दे देना हमें, इससे पहले कि वो चला जाए। तो यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।